एक गंभीर मुद्दे पर बात करने आई हूँ। जब भी इस घटना को याद करती हूँ ना, तो सिहर जाती हूँ। इसलिए क्योंकि हम सभी लोकतंत्र में यकीन करने वाले लोग हैं, जिनको आज भी इस बात पर यकीन है कि समाज के आखिरी पावदान में खड़ा इंसान, भले वो शिक्षित हो या ना हो, उसके साथ कोई सोर्स हो या ना हो, वो जब चाहे वो कानून का दरवाज़ा खटखटाएगा और उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। ऐसा हम यकीन करने वाले लोग हैं। और जब हम ऐसी घटनाएँ देखते हैं, जब हम ऐसा देखते हैं कि एक महिला जिस पर अत्याचार की कोई कोई सीमा होती होगी तो उसको भी लांघ कर उस पर अत्याचार होता है और उसके बाद भी उसके जो आरोपी होते हैं, उसके जो दोषी होते हैं, उन पर हमारी ही न्याय व्यवस्था किस तरीके से सॉफ्ट होती नज़र आती है। कैसे ये बताया जाता है कि हमने इतनी साल भाई साहब कैद काट लिए हैं, सज़ा काट ली है, अब तो हम पर जो है न्याय को तरस खाना चाहिए। तब तरस भी खाई जाती है। हम वो तस्वीरें देखते हैं, उसके उलट हम जब उस महिला की तस्वीर देखते हैं, मैं बिल्किस बानो की बात कर रही हूँ। जब उस महिला की तस्वीर देखते हैं तो न जाने क्यों अ, बार-बार दिल रोने का मन करता है उस महिला को देखकर कि 21 साल कम तो नहीं थे। एक महिला लगातार इंतज़ार करती रही कि अब न्याय मिलेगा, तब न्याय मिलेगा। न्याय मिलता भी है लेकिन वो जो न्याय मिलता है वो कब उसके आरोपियों को छोड़ा जाता है, फिर कैसे तिलक लगाया जाता है, कैसे मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, वो सब देख रहा था ये समाज, समाज में रह रही महिलाएँ और वो लोग भी जो आज भी संविधान में यकीन करते हैं, अपनी न्याय व्यवस्था पर यकीन करते हैं। सच में वो हैरान और परेशान तो हो ही रहे होंगे। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, बिल्किस बानो के मुद्दे पर बात करेंगे। ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक महिला भी हैं, हाई कोर्ट की वकील भी हैं, तो मैं उन्हीं से समझूँगी कि क्या कानून कहते हैं कि कानून जो है वो लचर होना चाहिए, लेकिन क्या इतना लचर होना चाहिए? क्या इतना लचर होना चाहिए कि न्याय मिलने में पहले तो देरी होती है, इतनी ज़्यादा देरी होती है, उसके बाद जो ऐसे आरोपी हैं, जो जो ऐसे मैं बोलूँ कि इंसान नहीं है, दैत्य है, उन पर भी कानून जो है वो लचर होता है, तो क्यों होता है? यही जानने और समझने के लिए हमारे साथ नूतन जी मौजूद हैं। महिला होने के नाते इस मुद्दे पर आप मौजूद हैं, तो मुझे और आसानी होगी आपसे बात करने में और समझने में भी कि कानून इतना लचर क्यों है। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजेंद्र जी हैं और सामाजिक मुद्दे पर हमेशा ही बोलते रहते हैं, हमेशा ही अपने काम से मुझे लगता है समाज में एक अ, ल मार्गदर्शन देते रहते हैं या ये कह दें कि कई बार तो मैंने इन्हें ऐसा देखा है कि मुझे खुद भी हैरानी होती है कि एक इंसान कैसे अ, इतना कठोर हो सकता है, कैसे इतना प्रमुखता से अपने मुद्दे उठा सकता है, इसीलिए शायद पूर्वांचल गांधी का दर्जा दिया गया है। संपूर्णानंद मल जी भी मेरे साथ हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है। स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले नूतन जी आप ही से शुरू करना चाहती हूँ। मैं सच में हैरान हो जाती हूँ जब एक महिला को देखती हूँ कि वो न्याय के लिए न्याय का दरवाज़ा खटखटाती है, उसके बाद भी कैसे वो जो पढ़ी-लिखी नहीं है, कैसे वो महिला लड़ती रहती है और आखिर में उसको जब न्याय मिलता भी है, फिर उसके आरोपी को ये कहकर छोड़ा जाता है, वो जो दोषी होते हैं उनको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि भाई साहब हमने इतने साल की सज़ा काट ली, अब तो नरमी बरती जाए। तो नूतन ये समझाइए कि क्या कानून की किताब में क्या जो न्यायाधीश वहाँ बैठे होते हैं, वो सच में महिलाओं का दुःख, उनकी पीड़ा, उनका कष्ट नहीं समझ पाते? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, हमारे यहाँ जो आपने कहा कानून लचर तो कतई नहीं है, बल्कि काफ़ी सख्त कानून है। हुँ, कई हुँ, बार होता प्रक्रिया में देरी लगती है, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होती वो सही तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं उसको, हुँ, उस पे एक्ट हुँ, अपॉन नहीं कर पाते हैं। हुँ, बिल्किस हुँ, बानो केस को अगर लीजिए तो जिस तरीके की विभत्स घटना घटी उन्होंने जितना झेला जितने अक्यूज़्ड थे उससे उनकी संख्या काफ़ी थी और संभवतः हमारे यहाँ कानून की खूबसूरती भी यही है कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला आता है सबूत साक्ष्य देखने को। हुँ, इस मामले हुँ, में सुप्रीम कोर्ट तक ने दोषी ठहराया अक्यूज़्ड जो अभियुक्त थे और वो अपनी सज़ा काट रहे थे। बाद में गुजरात सरकार ने उनको एक हमारे यहाँ कानून में ही प्रावधान है कि कई बार अपराधी को चूँकि हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो सुधार में भरोसा रखती है और ये समझा जाता है कि जेल इसलिए एकांत में रखो ताकि वो अपने किए पे पछताए, उसको पछतावा हो, सुधार का अवसर मिले उसको। हुँ,
राज्य सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकती है। इस मामले में भी गुजरात सरकार ने एक समय के बाद उन अभियुक्तों की सजा को माफ कर दिया। हालाँकि उनका जो अपराध था वो इतना बड़ा था, जितने विभत्स तरीके से अंजाम दिया, एक परिवार के कई लोगों को मास मर्डर्स हुए, रेप हुए, हत्याएँ हुई, उसमें माफ़ी देनी नहीं चाहिए थी। सरकार ने माफ़ी दी, ये मामला जब अंत में सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ आज जो फैसला आया, वो बहुत सही फैसला आया, क्योंकि राज्य सरकार को अधिकार है, वो किसी भी को माफ कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में चूँकि पूरा ट्रायल प्रोसेस, चूँकि कानूनी पहलू थे, संभवतः अगर ये महाराष्ट्र सरकार ने माफ कर दिया होता तो शायद कुछ और फैसला होता। क्योंकि वो कानूनी प्रावधान में जहाँ ट्रायल होते हैं, हुआ होता है, मुकदमा चला होता है, जिस अदालत ने सजा दी होती है, माफी करने का भी उसी राज्य सरकार को अधिकार है। इस पूरे प्रकरण का ट्रायल महाराष्ट्र में चला, जबकि सजा की माफी गुजरात सरकार ने दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया और ये कहा कि गुजरात सरकार ने उस पावर को असर्प कर लिया, उनको अधिकार ही नहीं था, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। तो ये सोचने वाली बात है और देखने की कि क्या मतलब कि हमारे यहाँ जिस तरीके से जो आर्बिट्ररीनेस कहते हैं, जब एक न्यायिक प्रक्रिया बनी हुई है, उसके बाद गुजरात सरकार ने किस इससे माफ किया उनकी सजा को, अभियुक्त बाहर आए रहे, क्योंकि इसका सबसे गंभीर प्रकरण तो ये है, ये प्रकरण जनता के नॉलेज में भी था, उनको तमाम एनजीओज़ के सपोर्ट थे, तमाम एडवोकेट्स बड़े थे, वो लगे हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में लड़ पाए, सजा के बाद भी जब अभियुक्त छूटे तो भी उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तमाम ऐसे मामले हैं जहां पे बहुत लोगों का जहां सपोर्ट नहीं मिल पाता है, अपराध होता है, अपराध से पीड़ित लोग होते हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और कहीं ना कहीं फिर न्याय प्रणाली से वंचित रह जाते हैं। राजन जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, मुझे ये बात बताइए कि मैम अभी नूतन जी भी बता रही थी कि कानून जो है वो सुधार पर यकीन करता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाए, आप थोड़ी सज़ा काट लें और उस आप में अगर सुधार जैसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। लेकिन जब गलती ही इतनी बड़ी हो कि एक महिला जो गर्भवती है, 5 महीने की गर्भवती है, उसके साथ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार रेप होता है और लगातार होता है, वो महिला जो है वो बेहोश हो जाती है। क्या ये कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है? तो आपको लगता है कि ये जो सब कुछ हुआ, ये जो रिहाई दी गई है, वो सिम्पैथी के रूप में दी गई है? उनके अंदर कोई बदलाव नज़र आ रहा होगा इसलिए दी गई हो, या ये कोई राजनीतिक मसला नज़र आता है? क्या इनका कोई सपोर्ट करने के लिए इनको रिहाई दी गई है? क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए, जिस तरीके से तिलक लगाते हुए, उनको उनके ऊपर फूल वर्षा करते हुए, उनको मिठाई खिलाते महिलाएँ नज़र आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सिम्पैथी थी? ये उनमें सुधार हो रहा था इसलिए उन्हें दिया गया था? जी, या कोई राजनीतिक जी, पूरे ये इस घटना से तो पूरा ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था को जैसे मज़ाक बना दिया गया हो और राजनीति तो बिल्कुल इस तरह से हुँ, हावी की राजनीति ये दिखा रही है कि न्याय हम अगर चाहेंगे तो न्याय का भी हम कैसे मज़ाक बना सकते हैं और न्याय व्यवस्था को भी हम धता बता सकते हैं। आज के केस में जो आज हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कि जिसको अपनी अपनी एक 2 चीज़ें इसमें हुई आप समझिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो अपनी भूल को भी माना। हुँ, अब भूल क्या माना? उन्होंने कहा हमको गुमराह किया हुँ, और गुजरात सरकार से ये कहा कि हुँ, गुजरात सरकार के काम को ये कहा कि आपने फ्रॉड किया हमारे साथ। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2 हुँ, तरह एक तो गुजरात सरकार के ऊपर तमाचा मारा कि आपने ऐसा कृत्य कैसे किया जिसको फ्रॉड हुँ, कृत्य कहा और दूसरे अपने भूल को भी माना। हुँ, कि देखिए हमसे भी गलती हुई, हमको ऐसा नहीं हुँ, करना चाहिए था, हमको तथ्यों को नहीं बताया गया। जैसे कि नूतन जी ने बताया, वरिष्ठ वकील हैं, इन्होंने बताया कि कोर्ट न्याय में भई मुल्ज़िम को सदारत्मक तो होता है और अगर वो अपना सज़ा पूरी कर लेता है तो स्टेट को ये पावर होता है कि वो उसको उसकी कैदी को सज़ा माफ़ी कर दे। लेकिन अब जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कि इतना क्या चलिए कि जो उस महिला के साथ जो लगातार हुआ जो इतनी वीभत्स घटना थी जैसा आपने ज़िक्र किया और सब देख रहे हैं, तो क्या नारी हुँ, अस्मिता की कोई बात नहीं है? क्या सुधारात्मकता तरीके में उस हुँ, नारी अस्मिता को तार-तार किया जा रहा है और उसको भी छोड़ दिया जाएगा?
ये कहाँ का कानून? और ये जस्टिस बीवी रत्ना ने इस चीज को उल्लिखित किया अपने फैसले में, कहा आज उन्होंने। और जो ये फैसला आया है, ये जो जस्टिस बीवी रत्ना और जस्टिस उज्जवल ये इनका क्या नाम है, जस्टिस उल्लू भुइया, जो ये उन्होंने उल्लिखित किया है कि ये तो क्या इस घटनाओं को ऐसे लिया जाना चाहिए। और देखिए उसको तो दूसरी बात, एक जैसे आपने कहा कि एक गरीब महिला को या कम पढ़ी लिखी हो उसको न्याय कैसे मिले, ये कुत्ता बिल्ली का खेल खेला गया। पहली बात तो उसको जांच ही नहीं हो रही थी, क्योंकि स्टेट प्रायोजित चीजें थी वहां पे। जब किसी तरह से वो महिला लड़ते लड़ते पहुंची, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके लिए भी लड़ना पड़ा, तब वो केस ट्रांसफर हुआ महाराष्ट्र में, और फिर वो महिला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, तब उनको सजा हुई। और सजा के बाद भी देखिए स्टेट मतलब जो है मखौल बना रही है न्याय को। जो आपने कहा कि माला पहना रहे हैं, बलात्कारियों को माला पहनाना और स्टेट द्वारा प्रायोजित उसको छोड़ देना, और फिर ऐसा फ्रॉड करना जो सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करना। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा आपने हमको गुमराह किया। और गुजरात सरकार का ये केस जो फैक्ट है, फैक्ट को छुपाना, ये अपराध है और ये फ्रॉड है। तो ये जो न्यायपालिका को खेल बनाया, तो इससे तो पूरी तरह से लगता है कि ये पूरा राजनीति किस तरह से हमारे सिस्टम पे हावी होती है, और वो कहीं भी कैसे खेलते हैं, ये एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और जहां नारी अस्मिता की बात ही कहीं गुम हो जाती है, ये पूरा प्रकरण इस चीज को बताता है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने कहीं ना कहीं इतना करने के बाद भी अंत भला तो सब भला, कि कम से कम अब जो डिसीजन दिया कि 2 हफ्ते के अंदर इनको जेल के अंधकार में एक दिए जैसी रोशनी नजर आई, कि इनको कहा कि और गुजरात सरकार से 2 हफ्ते में इनको भीतर करिए आप, ये जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। जी पल्लवी। संपूर्ण नंदमल जी के पास मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपको पूर्वांचल गांधी कहा जाता है। आप अपने तकिए के नीचे एक किताब रख के सोते हैं और उसे हमेशा पढ़ते रहते हैं, संविधान। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मामले में तो लग ही रहा था कि वो अब संविधान से देश नहीं चल रहा है, वो किताब ही बच गई है। एक महिला जो लगातार लड़ती रहती है, वो वहां तक कि जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, जो हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करती है, पुलिस, वो तक मदद नहीं करती है। एफआईआर किस तरीके से गलत और झूठी लिखी जाती है। जब जांच होती है तब जाके पता चलता है कि जिन्होंने एफआईआर लिखी, क्योंकि वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो बता कुछ और रही होती है, लिख कुछ और जाता है। तो क्या हम यकीन कर लें कि लोकतंत्र जो है वो अब घुट-घुट कर दफन हो रहा है? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि देश जो है वो संविधान से चलेगा और इसमें सबको न्याय मिलेगा। तो मुझे बताइए, इस मामले में, जब आप इस पूरे मामले को आप लगातार देख भी रहे हैं, आपने कई बार पीआईएल भी दायर की, तो मुझे बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं इस मसले को देखकर? क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब न्याय तो अब दूर की चिड़िया नजर आने लगी है? भारत एक नई सोच के एडिटर पल्लवी विजेंद्र को मेरा प्रणाम, और उनको इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता, डिजिग्नेटेड अधिवक्ता बैठी हैं हाई कोर्ट की, नूतन जी, जो इनको मेरा प्रणाम, और राजेंद्र जी आपको भी मेरा प्रणाम। देखिए, जो अभी जो पल्लवी सवाल उठा रही हैं, डिबेट आज करा रही हैं, मुझे पहले तो मैं ये कहूं कि ये पूरी नारी जाति की ये जो बलात्कार वो बिल्किस के साथ नहीं हुआ था, वो पूरी नारी के साथ का बलात्कार था, और 2002 का बलात्कार था। 24 साल बाद ये जस्टिस आया है, और अगस्त का था या फरवरी का था, फरवरी का ये बलात्कार की ये रिजल्ट आया है। मुझे आज मैं आपके स्टूडियो के थ्रू जो है जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना को मैं प्रणाम करता हूं, अपने हृदय से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अति मानवीय, और अगस्त में मैंने एक चिट्ठी नहीं, पीआईएल, उनके नाम पीआईएल लिखा था, जो पीआईएल आपको मैंने सेंड भी किया था। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अगस्त में वो पीआईएल उनको लिखा था, इसी बिल्किस को लेते हुए, और तब मैं पीआईएल लिखा था जब अमरमणि को, जो मधुमिता शुक्ला का
हत्यारा अमरमणि है, जेलों से रिहा किया गया था 13 या 23 अगस्त 23 को उसको रिहा किया गया अमरमणि को। और एक हिस्टोरिक डेट आपको बता रहे हैं कि 15 अगस्त जब तिरंगा सम्मान और तिरंगे का सम्मान करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री और पूरा ऐलान करने वाले लोग की संविधान से मुल्क चल रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान संविधान से नहीं चल रहा है, संविधान को कुचल दिया गया है, पैरों के नीचे कर दिया गया है। बिल्कुल एक कंट्री संविधान से नहीं चलता है। आप जो कह रही हैं कि संविधान की पुस्तक मूल कॉपी में अपने सिर के नीचे लेके सोता हूं, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स भी मेरी पुस्तकालय में है जो आपको देख के गई हैं। मैं यकीन पूर्वक कहता हूं कि संविधान से नहीं ये मुल्क चल रहा है। मैंने वो चिट्ठी भेजकर और ये सोची थी जब अमरमणि को रिहा किया गया था, और 22 अगस्त को इन 11 बलात्कारियों को, जो गुजरात के बलात्कारी 21 साल, और ये भी बात है कि 21 साल की मधुमिता भी थी, और 22 साल या 21 साल की वो बिल्किस बानो भी है। तो मधुमिता की हत्या कर दी। मधुमिता के पेट में भी बच्चा पल रहा था 7 माह का, और उसके पेट में, बिल्किस के पेट में भी बच्चा पल रहा था। और क्रूरता की यार, हिस्टोरिक इतिहास में ऐसी क्रूरता मैंने पुस्तक में नहीं पढ़ी है कि जिसके 2 साल या 3 साल के बच्चों का तड़ाक से उन बलात्कारियों ने पहले पत्थर पर सिर लड़ा दिया, एक बच्चा मर गया और एक उसके पेट में, जिसके पेट में बच्चा पल रहा था। क्या यही हिंदुस्तान है? क्या यही हिंदुस्तान और यही नारी का सम्मान है, जिस मुल्क में नारी को, जिस नारी के सम्मान के लिए, जिस नारी के अस्मत के लिए जब क्रैक्सटन हॉल में उधम सिंह से यह पूछा गया, जज ने पूछा कि आपने हत्या क्यों की, और एक महिला आई प्रोसीडिंग के दौरान जब उन्होंने क्रैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारी थी, नारी की बात मैं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की नारी की, तो उन्होंने कहा, जब प्रोसीडिंग के दौरान वो कोर्ट में आके खड़ी हुई, कही कि मैं बगल में खड़ी थी, आपने मुझे गोली क्यों नहीं मारी? तो तब उधम सिंह ने कहा था 1940 में कि हमारी संस्कृति नारी पर हाथ उठाने की, ये पाशविक है, ये सब पशु हैं, इनको पशु कहने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे आज इतना गर्व है, इतनी खुशी है। और आप कह रही हैं जब तक ये न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की मजबूत दीवारें आबाद रहेंगी हिंदुस्तान में, और जब तक DY चंद्रचूड़ जैसा जस्टिस बैठा हुआ है, और आपको ये तो जानकर हर्ष होना चाहिए कि 2027 में चीफ जस्टिस, भारत की चीफ जस्टिस नागरत्ना बनेंगी, और तब तक ये रहेंगी। अब बलात्कार और इस तरह के इशूज समय खत्म होने वाले हैं, और खत्म हो गए हैं। ये घटना किस तरीके से इन बलात्कारियों की, आप देखिए ना कि उसने भी उसी बलात्कार की हत्या किया, और छोड़ा कैसे गया है? ये ऐसे नहीं छोड़ा गया है, छोड़ा संविधान के लचर से नहीं छोड़ा गया है। पल्लवी जी ये बता रही थी, नूतन जी वो ठीक बता रही हैं, इनको छोड़ा गया है अच्छे आचरण के आधार, गुड कंडक्ट इनका जो था, ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट। और ये ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो स्टेट गवर्नमेंट के कौन लोग डिसाइड करते हैं? जो असेंबलीज में करप्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं। हम नहीं कहते, ये इनका हलफनामा कहता है, और ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 243 सांसद, इस देश के 243 जिनके ऊपर करप्शन का, रेप और क्राइम का और लूट का एक केस दर्ज है। तो जब ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के जिम्मेदारी पर आप छोड़ देंगे कि ये तय करेंगे कि किसका आचरण अच्छा है, किसका गुड कंडक्ट है, हिंदुस्तान को आप एक कभी सुनी थी क्या? आजादी के पहले के देश को बताइए, मुल्क में क्या कभी रेप की घटना सुनी थी? ब्रिटिश हुकूमत था, उसके बाद को 90 तक लेके आइए, क्या कोई रेप सुनी थी? ये क्या हो गया है इस मुल्क को? कितने बलात्कारी, रेपिस्ट, क्रिमिनल्स और करप्शन फैलाने वाले सदनों में पहुंच चुके हैं। कानून कहाँ रह गया भाई? कहाँ रह गया है कानून का राज? और कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल दिया गया है, नहीं छोड़ा गया इस देश के अंदर। और आप देखिए ना कि चिन्मयानंद, रेप करने वाला एक विशेष खास पार्टी जो इस समय रूलिंग पार्टी इस देश की बैठी है, जो नारी बचाओ, नारी पढ़ाओ, नारी बचाओ की बात स्लोगन करता है, चिन्मयानंद को देखिए। वो भी एक इंस्टीट्यूशन पढ़ाता है शिक्षा देने के नाम पर, चिन्मयानंद को देखिए। इसके बाद ये जो कुलदीप सिंह सेंगर है, इसको देखिए। अभी BHU में 1 नवंबर को
बेटी के साथ जो बलात्कार, जो आईटी के छात्र के साथ 3 आईआईटी बीजेपी के शेल वालों ने बलात्कार किया है, वो मोदी से लेके सबके साथ उनके रिलेशन है, इन्होंने किया है। इसके बाद आप एक के बाद आप अमरमणि को देखिए, आप वो भी 15 अगस्त को, जब देश अपनी आजादी का जश्न मना रहा है, जब हम अपने न्याय और डेमोक्रेसी की ऊंचाइयों को छूने की ओर बढ़ने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे ये बलात्कारियों का समाज है। पल्लवी जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, लेकिन भरोसा न छोड़िए। और जिस किताब को आप कहती हैं मैं लेके आया हुआ हूं, ये किताब देखिए, ये सामने हमारे है, बुक में लेके आया हुआ हूं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन जब तक रहेगा, जब तक और ये मुल्क रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने फाड़ने की रोज कोशिश हो रही है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने फड़ गए वो दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं इस जगह पर इस डिबेट को क्लोज अपनी तरफ से करना चाहता हूं कि इससे बचने के 2 रास्ते हमारे पास हैं। 2 रास्ते हमारे पास हैं जो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि 2 रास्ते पर चलना पड़ेगा। शिक्षा पूरी तरह ये आपका अगर ये आपका जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले मैं नूतन जी से एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। नूतन जी, मुझे एक चीज समझाइए। जैसे मैंने कहीं तो पढ़ा है, मुझे ये ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ये कहीं तो पढ़ा है कि रेप जैसे जब कोई मामले होते हैं उसमें माफी जैसी कोई चीज नहीं होती। हत्या 2 से अधिक अगर कहीं कोई किसी शख्स ने हत्या की है तो उसमें माफी जैसी चीजें नहीं होती। कोई तो पैमाना तो तय होगा ना, मतलब कोई तो पैमाना जरूर कानून में तय जरूर ही किया होगा कि मतलब अगर इससे अधिक किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसमें माफी नहीं मिल सकती। क्या कानून इतना ज्यादा लचर है, या मैं ये कह दूं कि कानून में क्या महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं का कष्ट में वो उस तरीके की गंभीरता नहीं है? एक छोटी बच्ची की हत्या होती है, एक गर्भवती महिला का रेप जैसी घटना हो जाती है, उसके साथ एक बार नहीं गैंग रेप होता है और उसको मरा हुआ समझकर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में भी जो ऐसे आरोपी हैं उनको जो है गुद आचरण के लिए कह के छोड़ा जा रहा है। तो नूतन जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या कोई पैमाना तो तय होगा ना कि कितनी बड़े आरोप में जो है वो सजा माफ की जा सकती है? अनम्यूट करिए, म्यूट है। आप म्यूट। इसमें जितनी मेरी जानकारी है ऐसा कोई पैमाना तय नहीं है। जो जरूरी है वो एक जितनी सजा, चूंकि जहां आजीवन कारावास के मामले होते तो पहले ये समझाता जाता था कि 14 साल की सजा काट ली है, उसके बाद का जो समय है तो छोड़ दिया जाता था। कैदी की उम्र को देखते हुए, उसके सेहत को देखते हुए, अच्छे आचरण को देखते हुए उसके कुछ कंडीशंस, क्राइटेरियाज उस पे जो फिट करता है तो छोड़ने के प्रावधान है। आमतौर पे राज्य सरकारें हैं वो 15 अगस्त हो गए, 26 जनवरी हो गए, कुछ खास मौकों पे ऐसे कैदी जिनका आचरण अच्छा है उनको रिहा करते हैं। इस मामले में भी एक सजा की अवधि पूरी हो गई थी और उसके बाद राज्य सरकार ने छोड़ दिया। ये मामला गंभीर इसलिए है कि यहाँ गुजरात सरकार को तो अधिकार ही नहीं था छोड़ने का कि वो सजा माफ करती। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में कहा, क्योंकि पूरे प्रकरण का ट्रायल महाराष्ट्र में चला, तो अगर माफ करना भी था तो वो महाराष्ट्र सरकार को ये अधिकार था, गुजरात सरकार को अधिकार नहीं था इस मामले में। अपने अधिकार से परे जाके गुजरात सरकार ने ये काम किया और उसके बाद भी जिस तरीके से जब रिहाई हुई थी उस समय जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जिस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे आई, वो एक और सवाल पैदा करता है। और वो ज्यादा गंभीर स्थिति थी कि उसके बाद जिस तरीके से स्वागत सत्कार और ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई और कोई बहुत अच्छा काम करके बाहर आ रहा हो। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में और अभी जो तमाम छोटे छोटे बातों पे जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है वो हमें कहाँ ले जाएगा। इस केस की भी पृष्ठभूमि में जाइए तो ये गुजरात दंगों के समय का मामला है। भीड़ की कोई जाति नहीं होती है वहां पे। जाति धर्म जब 2 खांचे बटे हुए थे और जब दंगे के दौरान की ये घटना थी, भीड़ में
जब शामिल हो जाते तो ये जो कहा गया है कि जाति नहीं होती, वहाँ सोच नहीं होती, व्यक्ति कर गुजरता है, जो भी है, तो ये मामला भी वैसा ही था और उसके बाद जिस तरीके से बचाने की कोशिश हुई, दंगों के दौरान जो चीज़ें आई और जब इसकी रिहाई के बाद जो चीज़ देखने को मिला और गुजरात सरकार ने माफ़ किया, उसके उसको देख के ये लगता है कि अगर गुजरात में ये ट्रायल हो रहा होता तो क्या उस हद तक न्याय हो पाता? जो पीड़ित थी वो अपनी गवाही सही तरीके से दे पाती है, तो रेयर मामला है, कुछ ही मामले हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुँच पाते हैं और पूरा ट्रायल ट्रांसफर हुआ दूसरे स्टेट को चला गया। आज भी हुँ। हमारे यहाँ तमाम ऐसे केसेस होंगे जहाँ पीड़ित परेशान है और हर पीड़ित वही वही सुप्रीम मैं कोर्ट आपसे तक नहीं पहुँच सकता है। तो वहाँ वही पे वही मैं किस आपसे तरीके से हम न्याय व्यवस्था को और मजबूत करें कि जो सजा के प्रावधान है, पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, वो सही तरीके से पालन हो, जल्दी प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि एक कोर्ट से दूसरे सुप्रीम कोर्ट तक जाते-जाते एक लंबा वक़्त लग जाता है। इस प्रोसेस को कैसे शॉर्ट किया जा सकता है, इन चीज़ों को भी देखे जाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके ये कि जहाँ छोटे-छोटे मामले, हमारे यहाँ के कानून तो इतना मजबूत है कि 2 शब्द बोलने पे अगर थोड़ा ऊँचा-नीचा हो जाता तो भी कन्विक्शन हो जाते हैं और सज़ा होती है। ये तो इतना बड़ा मामला था, 7-7 लोगों की हत्याएँ हुई, गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या हुई, गैंग रेप हुआ, बच्चों तक की हत्या हुई, इसमें पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से इस मामले में दोषी को छोड़ा गया, मुझे लगता है वो भी जल्दबाजी का फैसला था और वो मैं भी ए ऐसी ए सरकार के द्वारा एक जिसको ये सवाल और अधिकार एक नहीं था। सवाल नूतन जी, एक सवाल मैं और आपसे करना जी। चाहती हूँ क्योंकि आप ये कह रही हैं कि अपना कानून जो है वो काफ़ी मजबूत है। एक और केस मुझे याद आ रहा है उसमें भी एक लड़की के पूरे परिवार को ख़त्म किया गया, कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला, फिर ये बिल्किस बानो वाला मामला। तो मैं आपसे एक बात समझना चाह रही हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा और कठोर होना चाहिए महिलाओं के मामले में अपने अपने न्यायिक व्यवस्था को? तो देखिए, न्यायिक व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, दिक्कत वहाँ पे आ जाती जैसे जो मामले मीडिया में हाइलाइटेड होते हैं, जैसे चाहे सेंगर का मामला हो, बिल्किस बानो का मामला हो, मीडिया ने अच्छी कवरेज दी, मुद्दों को उठाया, तमाम लोग भी आगे आए, एनजीओज़ भी आगे आए, पीड़ित का साथ देने को कई अधिवक्ता भी आए, तो वो लड़ पाए अपने मामले को। ऐसे हुँ। मामले जहाँ पीड़ित हैं, लेकिन हर मामले में मीडिया भी नहीं पहुँचती है और उनकी बात वही नहीं और जिस पहुँच मामले में पाती है। मीडिया नहीं पहुँच पाती जी, है नूतन जी, ये जी, तो वो मामले जी। हैं जो मीडिया में वहाँ आते हैं और वहाँ जिसमें नहीं ज़रूरत पहुँच इसी पाते चीज़ उसमें क्या होता है? जी, ज़रूरत इसी चीज़ की है, वहाँ निर्भर करता है कि पीड़ित कितनी अपनी लड़ाई लड़ पाता है। कई बार पीड़ित के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो बेहतर वकील कर पाए। कई बार वो बीच चलते समय लगता है, उसमें वो टूट जाते हैं, उस हद तक नहीं लड़ पाते हैं। तो ज़रूरत है न्यायिक प्रक्रिया जो है उसको थोड़ा-सा सहज करने की, ऐसे लोगों तक भी उसको पहुँचाने की, जैसे प्रावधान है कि जो नहीं लड़ सकते उनको प्रो बोनो एडवोकेट मुहैया कराने की, क्रिमिनल केसेस में जिनके पास वकील नहीं है, वो कई मामले ऐसे भी जो शुरुआती पैमाना होता है थाने से, अगर सही तरीके से रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई है या समय पे मुकदमा नहीं लिखा गया है, उस हद तक साक्ष्य पुलिस ने नहीं जुटाए हैं, हुँ, तो ये पूरी हुँ, न्यायिक प्रणाली तो हमारी साक्ष्य पे निर्भर करती है और किस मामले में कितने साक्ष्य आ रहे हैं सामने, हुँ, उस हुँ, पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती हुँ, और जहाँ हुँ, पुलिस ही पार्शियल होती है, जब एफआईआर ही जल्दी दर्ज नहीं करती, हुँ, ऐसे में वो हुँ, कितने सबूत इकट्ठा करेगी और किस हद तक न्याय मिल पाएगा, हुँ, हुँ, ये एक बड़ा हुँ, हुँ। सवाल है। मैं वही नूतन जी आखिरी सवाल जो मैं अभी आपके पास आऊँगी उसमें मेरा यही रहेगा। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि क्या ऐसा किया जाए कि ऐसे मामले ना हों और अगर हों भी तो जो आरोपी हों, जो इस तरीके के दोषी हों, उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। यही मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ राजेश जी। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया में जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे होते हैं उसमें जब ऐसे मामले आते हैं रेप जैसे या फिर ऐसी घटना जो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा मार्मिक होती है। ऐसे मामले में बहुत कम ही ऐसे मामले हैं जो मीडिया जिसको उठाता है, जिसमें मीडिया को कोई एंगल मिलता है या उसको अच्छी टीआरपी मिलती है। नहीं तो बहुत से ऐसे मसले हैं जो मीडिया उठाता भी नहीं है। तो वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आपने कई सालों तक पत्रकारिता को बदलते देखा है। आपने देखा है कि मीडिया में कैसे पत्रकारिता में कैसे महिलाएँ भी अब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने लगी हैं, तो अब ज़्यादा महिलाएँ के मुद्दे जो है वो सामने आने लगे हैं। तो क्या मीडिया भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा अ, भेदभाव करता है क्या? क्या मीडिया में भी ऐसा कुछ होता है क्या कि उसको जब तक कोई एंगल ना मिल जाए या उसको जब तक ये ना दिख जाए कि रेप में भी जो सबसे ज़्यादा जघन्य होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मानवता को तार-तार किया जाएगा, उसी मुद्दे को उठाएँगे, नहीं तो रेप तो होता ही रहता है, छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता है क्या? देखिए, मीडिया ऐसा नहीं कहेंगे कि मीडिया सजग नहीं था। चीजें बदली हैं, मीडिया भी बदला है, मीडिया नहीं, सजग था। बिल्किस बानो वाले केस में मैं नहीं कर रही हूँ। नहीं, नहीं, मैं और आपसे नहीं, मीडिया, मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या मीडिया की बदलते परिवेश की चीज बता रहा हूँ कि निर्भया केस हुआ था तो उसमें हुँ, मीडिया ने ही इतनी चीजों को उठाया था कि वो लाइमलाइट में आया था और मीडिया उस पे हुँ, लगातार अपना कवरेज दे रहा था और चीजों को उठा रहा था। एक हुँ, समय बदला तो मीडिया भी हुँ, बदला और मीडिया की चीजें भी बदलने लगी। इस मामले में मीडिया का हुँ, जो रोल है वो तो अभी सबके सामने है। डॉक्टर मल्ल ने बताया कि अब रोल समाज के हर अंग का कैसा रोल है। मैं तो ये कहूंगा इस पूरे हुँ, प्रकरण में सबसे पहले तो उस महिला को मैं सैल्यूट करता हूं कि जिस महिला ने कई बार अपनी लड़ाई को लड़ा और हर मुकाम पे वो उसको कई वो तो कोर्ट दर कोर्ट वो जाती रही। देखिए, पहले तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। हुँ, प्राथमिक एफआईआर लिखने में उसको काफी समय लगा। फिर उसको डराया धमकाया गया, हुँ, उसकी जांच नहीं हुई, सारे सबूत हुँ, खत्म कर दिए गए। फिर वो महिला फिर एक बार लड़ी, हुँ, हुँ, फिर वो कोर्ट गई। फिर उस देखिए लगातार वो महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी और उनको सजा भी दिलाई और सजा दिलाने के बाद छोड़ दिए गए और फिर कोर्ट ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो डॉक्टर नूतन ठाकुर की वो बात की हुँ, वास्तव में कानून तो शिकंजा कमजोर नहीं है, लेकिन उसको जो हुँ, राजनीतिक परिवेश या समाज के दूसरे अंग जब उसको चुप हो जाते हैं या देखते हैं तो उसको उसकी अपनी थोड़ी-सी वो कमजोरी की ओर जाने लगता है। लेकिन कई बार वो सुधरता है। तो जब हुँ, सीबीआई के जांच कराने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ा, गुजरात से ट्रांसफर महाराष्ट्र कराने के लिए भी हुँ, कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो धमकी मिल गई थी, कुछ होता ही नहीं, हुँ, सारे गवाह खत्म हो जाते, सबूत तो पहले ही मार दिए गए थे। हुँ, इसके बाद जब सजा हो हुँ, जाती है, हुँ, उसके बाद लगता है कि चलिए कि अब इनको सजा हो गई। सजा के बाद जब इसमें अब देखिए हुँ, इसमें क्या है, इसमें तो जैसे अब जो डॉक्टर नूतन ठाकुर ने बताया कि स्टेट को ये पावर होता है कि वो कैदी को जब वो उसका अच्छा चाल-चलन है तो उसको छोड़ दे। यहाँ पे 2 बातें होती हैं कि वो हुँ, जैसे डॉक्टर हुँ, सद्गुणानंद मल्ल ने कहा कि वो कमेटी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट डिसाइड कर लेती है। क्या उसमें कोई न्यायपालिका का आदमी होता है? या कोई उसमें सामाजिक कार्यकर्ता होता है या कोई हुँ, उसमें महिला होती है उस मेंबर में? वो एक पैनल होना चाहिए। हुँ, महिलाओं के हुँ, मामले में कम से कम महिला हुँ, होनी हुँ, चाहिए। तो अगर स्टेट को सीआरपीसी की धारा 432 के तहत ये पावर है कि वो स्टेट उसको माफ कर सकती है, आगे की सजा को सस्पेंड कर सकती है, तो कम से कम एक कमेटी होनी चाहिए। और महिलाओं के प्रति इस तरह के केस में जहाँ जहाँ जो उस बिल्किस बानो के साथ हुआ, ऐसे मामले में क्या वहां पे महिला या एक पैनल नहीं होना चाहिए जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं का या वरिष्ठ लोगों का जो जिम्मेदार हो कि आपने क्या किया, या न्यायपालिका के वर्किंग या भूतपूर्व लोगों का उसमें एक पैनल में सम्मिलित होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। तो कई बार तो यहाँ न्याय को हुँ, कई हुँ, बार मारा गया और इसमें भी देखिए टेक्निकल फॉल्ट हुँ, निकल आया तो सुप्रीम कोर्ट फिर न्याय दे पाया। और अगर यही गुजरात सरकार ने हुँ, गुजरात में ट्रायल हुआ होता और गुजरात सरकार ये डिसाइड करके उसको छूट देती तो मेरे ख्याल से आज सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंध गए होते। चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर हुँ, पाता। किस्मत से उस महिला की जीवटता हुँ, उसका साथ दे रही है कि आज इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट निकल आया जिसकी ब्याह पे एक हमारे विद्वान जस्टिस वीवी रत्न योग रत्ना ने ये चीज को उल्लिखित किया और उसके आधार पे कम से कम फिर उनको जेल के अंदर ठूस दिया। तो रही हुँ, बात मीडिया की, तो मीडिया तो क्या है, मीडिया तो इस समय अपने एक
एक हिज मास्टर वॉइस बन गया, जैसे नहीं कहते HMV, हिज मास्टर वॉइस। तो इस समय मीडिया का रोल है वो हम आपके सबके सामने, कम से कम हम आप इस पे चर्चा कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं पे उनके मुंह में तो दही जमा हुआ है, वो तो बात भी नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर उनके लिए बड़ा मसला है, महिला शायद बड़ा मसला नहीं ये होगी, उनके लिए मैटर मेजबानी है ही शायद नहीं। बड़ा मसला नहीं होगी। ये तो ये है कि उस महिला को न्याय मिल गया हुँ। कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट निकल आया कि महाराष्ट्र का केस था, गुजरात ने कैसे उसको उस पर डिसीजन कर लिया। तो उस महिला की जीवटता उसका साथ दे रही थी, वो लगातार लड़ रही थी। मैं तो उसको सैल्यूट करता हूं कि वो कई बार लड़ी, वो बार लड़ी वो। जी पल्लवी। संपूर्णानंद जी, आप कुछ कह रहे थे और मैं आपको बीच में रोककर आगे बढ़ गई थी, तो मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ, हम अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, मुझे एक बात ये करना है कि इस केस के संदर्भ में चूंकि नूतन जी बैठी हुई हैं और कानून की जानकार हैं, आपको पता होगा कि गोधरा की केस और बिल्किस की केस, इनसे डॉक्टर नूतन जी से मैं बात कर रहा हूं कि इसको देश के स्तर पर इसको समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रूल आउट किया कि नहीं, अब इस पर कोई केस वर्डिक्ट नहीं आएगी। आप जरा गौर करिएगा, ये डेट हम नहीं बता पा रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद हुआ है कि जब ये छोड़े गए हैं अगस्त 22 को, 15 अगस्त 22 को, तो फिर ये केस अपने आप नया हो गया है और फिर इस पर बहुत सारी रीट आई हुई है और बहुत सारी रीट आने के बाद ये केस नया हो गया। और यह बिल्किस की अकेले की विजय नहीं है, ये बिल्किस ने पूरे 65 करोड़ 60 से 62 करोड़ हिंदुस्तान की नारी के सामने एक इतिहास रचा है कि अब तुम खड़ी हो जा और इस तरह के बलात्कारियों से लड़ और उसको जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस बीबी नागरत्ना जी को मैं किस तरीके से करूं कि किस तरीके से उन्होंने एक हिस्टोरिक, कहां केस हाथ से निकली हुई केस कहां खत्म कर दी गई थी कि अब इस पर कोई हियरिंग नहीं होगी, केवल बिल्किस बानो की केस और गोधरा की केस जो नरेंद्र मोदी के ऊपर और गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगे थे, इस पर कोई अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। मुझे लगता है कि थोड़े से पहले का था, इनके समय का नहीं था और रमन साहब के भी पहले के समय का भी नहीं था, लेकिन एक केस लाइन पर आई। दूसरी बात कि आपने कहा है कि राजेंद्र जी ने ठीक कहा है कि आप देखिए कि 12 में वो उसके साथ निर्भया के साथ कांड होता है। 1.5 बरस बाद जो रूलिंग पार्टी दिल्ली की थी, इतना दबाव बढ़ा, वो चारों के चारों बिहारी गरीब घर के थे, गंदा काम तो किया, बलात्कार किया, इतना हीनियस तरीके से किया, अंत में वो बची नहीं। 1.5 बरस की ट्रायल करके 1.5 बरस के अंदर, हमें डेट वाइज घटनाएं याद हैं, उनको जो है फांसी की सजा सुना दी गई और वह करते करते फांसी पर उनको लटका दिया गया। 7 इयर्स के अंदर फांसी पर लटका दिया गया। एक जब घटना हुई उसके 1.5 वर्ष के अंदर फांसी की सजा और उसके बाद जो है उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते सारी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट तक पूरी हुई। वो चूंकि सत्ता पक्ष के नहीं थे। अब मैं आता हूं, जो आप कह रही हैं कानून कहीं लचर नहीं है, उसका जो मिसयूज हो रहा है, जो सत्ता ने, जो आज क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, क्रिमिनलाइज्ड लेजिस्लेटिव एंड क्रिमिनलाइज्ड फुली क्रिमिनलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो इस समय सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, उसके चलते जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, अब मैं गिना दूं आपको कि आप कितने लोगों के आपने देखा ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर गोल्डन लेडीज ने आरोप लगाया, पूरा हिंदुस्तान सड़क पर उतरा, कुछ नहीं हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर को हीनियस बलात्कार, हीनियस क्राइम किया। अमर मणि, देखते जाइएगा, इस सत्ता के सभी मिनिस्टर सभी बड़े पदों पर रहे हैं, सभी ये सत्ता के हैं, सभी निर्भया से हीनियस क्राइम किए हैं। बनारस में गैंग रेप, एक लड़की के साथ 3 रूलिंग पार्टी के। आप इस मुद्दे पर आइए कि एक कहां सब कुछ गेम हो रहा है। यदि अपराधी कोई छोटी जाति का, छोटी व्यवस्था, गरीब घर का है, कुछ है तो उसको हैंग कर दिया जाएगा। यदि अपराधी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का है, मजबूत है, राजनीति से उसका साठ गांठ है, तो इसी तरह से ट्रायल 20 वर्ष चलेगा और
तीसरी बात पर आता हूं कि जो उत्तम चरित्र और उत्तम जो है आचरण, गुड जो कंडक्ट है, गुड बिहेवियर है उनका, जेलों के अंदर आपने किसी का कत्ल कर दिया और जेलों में जाके आप पुजारी हो जाइए, ये कोई मतलब नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात कि राजेंद्र जी ने ठीक कहा है, इनके हाथ में यह कैसे डिसाइड करेंगे यार, जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी वह डिसाइड करे कि गुड ऑफ कंडक्ट में क्या है, क्या क्या नहीं है। वह उसमें वह पावर सर्टेनली कम से कम डीजे की कमेटी के अंदर जानी चाहिए कि कॉन्सर्न डिस्ट्रिक्ट का डीजे यह डिसाइड करेगा कमेटी में, और सोशल वर्कर्स, नॉट पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई किसी तरह का, इनको तो इनके ऊपर अब यकीन करना, उनके ऊपर अब यकीन नहीं किया जा सकता। मैं ये कह रहा हूं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, वो जुडिशियरी डिसाइड करे कि गुड कंडक्ट इनका क्या है। इनके अपराध में मैं सहमत हूं राजेंद्र जी से कि इनके अपराध की जघन्यता देखी जाए, जो पल्लवी बार बार कह रही हैं कि उसमें भी देखा जाना चाहिए कि इतनी हीनियस क्राइम, 7 लोगों की क्राइम हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो मैं बात कहने जा रहा हूं कि अब इस पर लगाम लगाने के लिए 3 काम होने चाहिए। जुडिशियरी में नीचे से ऊपर तक, ये तो भर पाना आसान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां भी वकील हैं और यदि वो सूट करती हैं और उनके पास विधि का सम्मत ज्ञान है, तो कम से कम हायर लेवल जुडिशियरी में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो सीधे जो एरियल अपॉइंटमेंट, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि बाहर से लिया जाता है, जो स्टेट की जो महिलाओं की संख्या बढ़ाएं। जी जी जी, उनको संख्या नहीं, 50% आप जो है वहां करिए। देखिए 3 चीज, जस्टिस, हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय बेसिकली महिलाओं का काम है, बेसिकली महिलाओं का काम है। इनको या तो ये तीनों क्षेत्र इनके ऊपर छोड़ा जाए और या तो इनकी 50% संख्या ले आई जाए, पहली ये बात। तो मैंने कहा कि इसमें आप ये करिए। दूसरी बात मैंने उनके लिए ये कहा कि शिक्षा, 100% शिक्षा महिलाओं को खोज के, ये पूरे भारत के पढ़े लिखे समाज की सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि खोज के इनको ले आए। लेकिन आज मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूं कि आज बिल्किस ने एक रोशनी दी है, और बिल्किस का जो केस डंप जो क्लोज कर दिया था, ऑनरेबल कोर्ट ने क्लोज किया था गोधरा, और इस पर अब कोई विवाद हो गया था कि अब इस पर कोई रीट और कुछ भी लिया नहीं जाएगा। कहां से इस केस को घेरते हुए, यदि ये लोग गुड कंडक्ट के आधार पर उन बलात्कारियों को, जिनको मर जाना चाहिए, आत्महत्या करना चाहिए, वो पुष्प की माला पहन रहे थे, उनको जो है, उनको ये न रिहा किए होते तो ये केस न जीवित होती और आज एक रोशनी न मिलती बेटी बहनों को इस देश के। और क्या मामला है कि बलात्कार सड़क पर पसर गया है। आप जब शराब मदिरा की मॉडल साफ हर 1 किलोमीटर पर बेचिएगा तो नारी बलात्कार और दुर्घटना इस देश का बचाएगा कौन? शराब समानुपाती है महिला बलात्कार से। शराब को रोकिए, शिक्षा 100% दीजिए, और जो गुड कंडक्ट है जेलों के अंदर, जो इनके लिए गुड कंडक्ट है, और एक गरीब का आदमी, क्यों गुड कंडक्ट इन्हीं के लिए होता है, चुनिंदा लोगों के लिए, अमरमणि के लिए गुड कंडक्ट हो गया। तो मुझे जब अमरमणि रिहा किए गए, जब अप्रैल में 22-23 अगस्त को लास्ट ईयर में, तब मैंने उसी दिन 22 या 23, आपके पास पेपर पड़ा हुआ है, मैंने PIL नाम से लिखा है, जस्टिस नागरत्ना के PIL देखिए खोल के मैं भेजा हूं। मुझे आज इतना हर्ष हो रहा है इस जस्टिस के ऊपर कि एक जो है हिस्टोरिक जस्टिस है, हिस्टोरिक डिसीजन है, और जो स्त्रियों के लिए और इस पूरे केवल बिल्किस के लिए नहीं, बिल्किस को न्याय नहीं मिला है, वरन न जाने कितनी स्त्रियों को न्याय मिला है, और मुझे बहुत खुशी है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ आपसे। पल्लवी जी, अगर मैं इजाजत नूतन हो जी तो के मैं साथ एक कुछ सवाल, कहना चाह रहे। मेरा एक सवाल है। जी जी। जी जी। सवाल डॉक्टर नूतन ठाकुर से है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं समझना चाह रहा हूं डॉक्टर नूतन ठाकुर एज ए विधि विशेषज्ञ, कि जब कोई क्राइम होता है तो मेरे ख्याल से स्टेट लड़ता है उस क्राइम के लिए, है ना। जो विक्टिम होता है, विक्टिम का केस स्टेट लड़ता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक विक्टिम स्टेट से ही लड़ रहा है और सजा हो जाती है, उसके बाद भी स्टेट छोड़ देता है, फिर भी स्टेट से लड़ना होता है। तो ये कानून का ये क्या है, ये स्टेट कहाँ पे
होना चाहिए, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए विधि में, ये मैं समझना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि स्टेट वर्सेस सरकार बनाम होता है। क्राइम एक बार हो जाता है फिर सरकार लड़ती है, और यहाँ तो विक्टिम ही सरकार से लड़ रहा है, स्टेट से लड़ रहा है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा बताएं डॉक्टर नूतन ठाकुर। राजेंद्र जी, जो भी ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उस पे ये माना जाता है कि अपराध है वो समाज के प्रति होता है, और समाज के रखवाला हम लोग सरकार जो है उनको कहते हैं कि वो तो कोई भी समाज के प्रति अपराध हुआ है, अगर अपराध हुआ है तो व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं हुआ है, समाज के प्रति हुआ है, तो एक नजीर भी देना है सरकारों को कि अगर ऐसा अपराध करोगे, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है कि दूसरा कोई ना करे, तो वो जो आपराधिक मामले होते हैं वो राज्य सरकार लड़ती है, वो सरकार के खिलाफ माना जाता अपराध, और इसीलिए सरकार लड़ती है। कुछ मामले हो गए जैसे मानहानि के हो गए या आपराधिक मामले जिनको पर्सनल मामले कहती है, तो वो व्यक्ति विशेष लड़ता है, लेकिन जो बड़े अपराध हैं वो सरकार के खिलाफ होते हैं और सरकार ही लड़ती है। अब वही आ जाता कि सरकार लड़ती तो कोर्ट में सरकार के वकील होते, वो लड़ते हैं। जो पीड़ित है उसके अपने ग्रीवांसेस होते हैं, संभव है सरकारी वकील बेहतर न लड़े केस, उतनी रुचि न ले, तो ऐसे में पीड़ित कोर्ट के परमिशन से अपना एक निजी वकील भी रख सकता है जो लड़ते हैं केस पीड़ित की तरफ से। लेकिन वो कोर्ट की, पहले तो वो भी नहीं था, कोर्ट की अनुमति से कर सकते हैं, अन्यथा पीड़ित की तरफ से सरकारी वकील लड़ते हैं। तो वहां निर्भर करता कि सरकारी वकील कितने टैलेंटेड हैं, कितने जानकार हैं, वो किस हद तक ईमानदारी से केस लड़ रहे हैं, पुलिस ने कितने साक्ष्य जुटाए हैं, तो तमाम फैक्टर है, चीजें हैं, उसके बिना पे सरकार लड़ती है केस। अक्यूज्ड होते हैं वो अपने मुकदमा खुद लड़ते हैं। अक्यूज्ड को भी अगर उनकी हैसियत नहीं है तो हमारी न्याय प्रणाली में तब तक किसी को दोषी नहीं माना जाता जब तक उसको कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर देती, तो उसको भी वकील मुहैया कोर्ट करा सकती है अगर वो कहता है कि हम मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है। उसके बाद जब कन्विक्शन होने के बाद कोर्ट दोषी पाती है, अगर सारे साक्ष्यों को देखने के बाद, सजा के बाद, उसके बाद भी अपील का प्रावधान है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। वहां तक जाते जाते होता है, कई बार कई पीड़ित है वो उस हद तक सक्षम नहीं होते हैं, संभव है कि निचली अदालत ने फैसला दिया हो, कुछ चीजें छूट गई हो, कई बार पीड़ित हाई कोर्ट तक जाने, अपील करने में सक्षम नहीं होते, कई अपीलें सालों साल, चूंकि पेंडिंग केसेस बहुत है तो सालों साल लंबित रहती, तो तमाम चीजें हैं जहाँ सुधार की जरूरत है। कानून में खामी नहीं है, प्रक्रिया कहिए वो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि न्यायालय में केसेस के तमाम केसेस है उस अनुपात में जजेस नहीं थे। अब भर्ती भी हो रही है लेकिन उसके बाद भी जितने केसेस है उनके अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या भी कम है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने होंगे वो बना हुआ है कि इतने होंगे, उन संख्या को भी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि जब हमारी आबादी बढ़ी है, अपराध भी बढ़े हैं, तो वो संख्या कम रखने की जगह उनकी संख्या को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। चाहे वो न्यायपालिका में हो, तो चिकित्सा क्षेत्र में हो, तो शिक्षा में हो, पुलिस फोर्स में हो, हर जगह उसको बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो कानून है उसको प्रभावी तरीके से लागू कर पाए, और लागू भी कर पाए, और अंत तक अगर केसेस हैं तो लोगों को न्याय भी मिल पाए। तमाम ऐसे मामले हैं अभी जो अभी बात कह रहे थे कि पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल मामले, कई बार कई ऐसे भी होते हैं कि आपने मुकदमे बहुत छोटे भी कर दिए, उस पे बहुत जल्दी, अगर प्रभावशाली व्यक्ति है उसमें फैसला जल्दी आ रहा है, वो बेहतर ढंग से लड़ पा रहा है, साधन पर साधन है। जो उतना प्रभावशाली नहीं है उनके मामले बहुत लंबे खिंच जाते, तो एक समरूपता की भी जरूरत है। तीसरी चर्चा हो रही थी कि ये चरित्र, अच्छा आचरण कौन डिसाइड करेगा, जिस मामले में हम लोग डिबेट पे बैठे हैं, तो दुर्भाग्य से कैदी का आचरण तो एक ही संस्था डिसाइड कर सकती है कि उसका आचरण अच्छा है या खराब है, वो है जहां कैदी है जेल में, तो जेल का वार्डन, सुप्रिंटेंडेंट, जेलर,
यही तय कर सकते, रिपोर्ट दे सकते कि इसका आचरण अच्छा है। और वहां अगर देखिएगा तो जेल में अच्छे आचरण की परिभाषा तो संभवतः वही है जिसको जेलर अच्छा माने, क्योंकि जेल में तमाम काम है वो कैदियों से लिए जाते हैं, चाहे लिए जाते हैं, और वहां पे कैदी का आचरण कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो वो जब जेलर की ही मर्जी पे है, तो वो जिसको चाहते अगर आप ठीक ठाक स्थिति में है तो वो हो सकता है आपके रिकमेंडेशन पहले हो जाए, क्योंकि एक नहीं है कि जो छूट जा रहे हैं उन्हीं का आचरण अच्छा है, तमाम और भी कैदी होंगे जिनके आचरण अच्छे होंगे। तो वहां भी एक एकरूपता लाने की, मानक और क्राइटेरिया तय करने की जरूरत है। आखिर में मैं नूतन जी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं ये जैसे मैं एक सवाल छोड़कर भी गई थी आपके पास कि क्या कुछ बदलाव कर दिया जाए, क्या कुछ और नया लाया जाए जिससे महिलाओं पर जो अत्याचार हों, उस पर पहले तो अत्याचार ही ना हो, कैसे कम हो जाए, और दूसरा अगर हो भी गए तो न्याय में देरी ना हो, न्याय जल्द से जल्द मिले और वो कम से कम राजनीति का शिकार ना हो। क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव की जरूरत है, ऑलरेडी हमारे यहाँ तमाम कानून है, अगर उसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो और जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समस्या इम्प्लीमेंटेशन की है, कानून की नहीं है। कानून तो हर चीज पे, अगर सांस लेने को भी ढूंढिएगा तो हो सकता है कुछ कानून हमारे देश में निकल आए। कानून की कमी नहीं है, दिक्कत वहां है जब सेलेक्टिव एप्लीकेशन होता कानून का, या फिर जहां होना है वहां इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी शिथिल हो जाती है, सही तरीके से अपना काम नहीं करती हैं। तो मूल समस्या जड़ में है, वो कैसे दूर हो उस पर विचार करने की, उसको देखे जाने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद नूतन जी आपका जुड़ने के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में आप इस बातचीत में मौजूद रही। इसको सफल बनाने में आपने बहुत अच्छा रोल निभाया। राजेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। संपूर्णानंद मल जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।